अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। प्रोग्राम की मेज़बान सुज़ैन जान की रुखसत की बायस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ आज मैं सर अंजाम दूंगा। हमारे प्रोग्राम का खसूसी फोकस कल पेश होने वाले बजट और आज जारी होने वाले इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पर होगा, जिसमें तमाम अहम माशी टारगेट्स मिस होने का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आज इकनॉमिक सर्वे जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक रवा माली साल के दौरान माशी ग्रोथ 4.2% टारगेट के मुकाबले में सिर्फ 3.7% रही है, जबकि ज़राई शोबे की कारकर्दगी बदतरीन रही है, जो सिर्फ 2.89% रिकॉर्ड की गई है, जबकि टारगेट 4.5% तक कहा जा रहा था कि टारगेट 4.5% तक रहेगा। इसी तरह सनअती शोबा भी अपनी ग्रोथ टारगेट हासिल नहीं कर पाया है, जबकि बरामदात का हजम 28 अरब डॉलर तक रहा है, जिसका टारगेट 35 अरब डॉलर था। वज़ीर ख़ज़ाना के बकौल ईरान जंग की वजह से पाकिस्तान की मईशत मुतासर हुई है, और अगर ऐसा ना होता तो पाकिस्तान में माशी ग्रोथ 4% तक रहती। इकनॉमिक सर्वे में सामने आने वाले अदाद और शुमार कितने परेशान कुन हैं और नए बजट से क्या तवक्कुआत और खदशात हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एहसन मलिक साहब, जो कि माहिर माशियात हैं। हमारे दूसरे मेहमान उस्मान शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। जबकि हमारे तीसरे मेहमान होंगे खालिद हुसैन बाट साहब, जो कि किसान इत्तेहाद के चेयरमैन हैं। सबसे पहला सवाल एहसन मलिक साहब आपसे करना चाहेंगे। आज इकनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ है सर, और जिसमें सनअती शोबे समेत दीगर शोबाजात के तमाम मुआशी टारगेट्स मिस होने का इंकशाफ हुआ है। आप एक साला कारकर्दगी इस गवर्नमेंट की किस तरह से देख रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर, इकनॉमिक सर्वे आपको पता है एक फिगर्स की जगलिंग होती है, और जो चीज़ें मिस हुई हैं उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो आपकी इकॉनमी को जिस तरीके से टाइटन अप किया गया, जिस तरह ओवर टैक्स किया गया, जिस तरह IMF के कहने पे आपने चीज़ों को अंडर स्ट्रेस रखा, तो आपको इसी तरह की ग्रोथ नज़र आनी थी। बट वज़ीर ख़ज़ाना साहब जिस तरीके से बात कर रहे थे वो कंपैरिजन कर रहे थे कि हम मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने से बाहर लेकर आए हैं। तो अगर उस तनाजुर में देखें तो शायद उनकी बात ठीक है, लेकिन अगर आप पब्लिक को देखें और इंडस्ट्रीज़ को देखें, आप एग्रीकल्चर को देखें, आप रियल एस्टेट को देखें, आप एक्सपोर्ट को देखें, तो हर चीज़ में आपको गिरावट ही नज़र आई है, कहीं पे बेहतरी नज़र नहीं आई। अब कल बजट पेश होने जा रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब होपफुल हैं, कुछ थोड़ी बहुत उम्मीद हमें भी है, क्योंकि हुकूमत का ये तीसरा बजट है, और अगर PDM का टेन्योर मिलाया जाए तो ये चौथा बजट बनता है। अगर हुकूमत ने तीसरे साल के बजट में भी अवाम को या बिजनेसमैन कम्युनिटी को रिलीफ नहीं देना, तो फिर वो रिलीफ कब देना है? अब IMF के साथ उनके मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक मुज़ाकरात चल रहे हैं कुछ सेक्टर, स्पेशली रियल एस्टेट सेक्टर को लेके, कि उसके ऊपर आज रात तक उम्मीद है अप्रूवल आएगी, जो प्राइम मिनिस्टर या उनकी कैबिनेट ने जो उनको सजेशंस और तजावीज़ भिजवाई हैं। ठीक है सर, साथ ही रहेगा उस्मान शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान साहब, आप कारोबारी बरादरी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो सर हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ 28 अरब रही हैं, जबकि टारगेट जो था वो 35 अरब का था। तो इतना बड़ा फ़र्क आना, इतना मार्जिन आना टारगेट पूरा ना होने में, इसकी क्या वजह आपको लगती है? जी, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया, और बिल्कुल ये बात वाज़ेह है, और इकनॉमिक सर्वे में ये सामने आई कि हमने ना सिर्फ अपना GDP ग्रोथ का टारगेट मिस किया है, हमने अपना एक्सपोर्ट टारगेट भी मिस किया है। और इसकी वजह सिंपल है, और वो यही है कि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करने के लिए जो इन्वायरमेंट है, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो मौजूद नहीं है। हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई 2-3 दिन पहले, हमने उनसे जब मुलाकात की, उन्होंने स्टार्टिंग में ये कहा कि आने वाला बजट एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का बजट होगा, और हमने भी उनसे यही बात की कि एक्सपोर्ट लेड इंसेंटिव्स जब तक आपको नहीं दिए जाएंगे तो एक्सपोर्ट ग्रोथ नहीं हो सकती। देखिए, आज जो एक्सपोर्ट गिर रही है, मैं खुद एक एक्सपोर्टर हूँ, पाकिस्तान में जितनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसका इशू सबसे बड़ा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का है। देखिए, हम रीजन में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके चल रहे हैं। हमारा मुकाबला होता है इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ आलमी मंडियों में। जब वहाँ हम जाते हैं, हमारी प्रोडक्ट्स कम्पीट नहीं कर पाती, हमारी प्रोडक्ट्स महंगी होती हैं। वजह क्या है? हमारी सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एनर्जी, बिजली जो आज है वो रीजन की सबसे महंगी है। हमें कब से 8-9 सेंट की नवीद सुनाई जा रही थी, लेकिन आज भी हमें रीजन की सबसे महंगी बिजली दी जा रही है 15-16 सेंट से
महंगी बिजली है। और इसके साथ साथ जो टैक्स है, देखिए टैक्स भी रीजन का हाईएस्ट है इस वक्त हमारा टैक्स रेट, चाहे वो सुपर टैक्स हो, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स हो, चाहे वो सैलरीड क्लास का टैक्स रेट हो, इस वक्त वो इतना हाई है कि उसमें तमाम सेक्टर जो है वो पिस रहा है। थर्ड हमारा पॉलिसी रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है, काइबोर जो है, वो भी इस वक्त रीजन का हाईएस्ट है। हम सिंगल डिजिट्स की बात कर रहे थे बहुत अच्छे से कि इसको 8, 9, 7% पे आना चाहिए, लेकिन वो आज भी अब बढ़ना शुरू हो गया है और मजीद जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं उनसे वो और ऊपर जाएगा, जैसे कारोबारी सेंटिमेंट मजीद हर्ट होगा। तो देखिए जब तक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को एड्रेस नहीं किया जाएगा, ये तीनों चीज़ों को नीचे नहीं लाया जाएगा, आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। सेकंड एक और बहुत बड़ी वजह है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। हमारी ये भी प्राइम मिनिस्टर साहब से जब मीटिंग हुई हमने उनसे बात की कि देखिए आप अगर IMF का बजट होने की वजह से बहुत ज़्यादा कंसेशंस नहीं दे सकते, टैक्स ब्रेक्स नहीं दे सकते, माना कि इस वक्त वो इन्वायरमेंट में इसमें हम नहीं दे सकते, लेकिन आप कम से कम रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं। हमारे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं वो $3 बिलियन से ज़्यादा का लॉस सालाना करते हैं। ये उससे ज़्यादा अमाउंट है जिसके लिए हम IMF के चक्कर लगाते हैं सारा साल। तो अगर हमारे पास IMF प्रोग्राम की वजह से फिजिकल स्पेस मौजूद नहीं है, तो आप यहाँ से बचत कीजिए, इन SOEs को खुदारा प्राइवेटाइज कीजिए। हमने PIA की प्राइवेटाइजेशन देखी, लेकिन ये अमल बहुत स्लो है। एहसन साहब, आप वज़ीर-ए-आज़म की टास्क फोर्स का भी हिस्सा हैं, तो हुकूमती इकनॉमिक मैनेजमेंट में आपको क्या अहम खामियां नज़र आ रही हैं और आखिर क्यों अभी तक माशी कारकर्दगी बेहतर नहीं हो सकी आपके ख्याल में? उमर, बेसिकली खामियां मैं अब आपको क्या बताऊं, हमारे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं और उनमें मतलब जो सर फहरिस्त है सबसे बड़ा FBR ही जो मतलब उसका मैकेनिज़्म है, उसका जो वे ऑफ वर्किंग है, उसको बजाय लोगों को फैसिलिटेट करने के वो एक इरिटेशन का अदारा बना हुआ है। मतलब मैं आपको कहाँ से शुरू करूँ, मतलब ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, ऐसे ऐसे जैसे भी उस्मान शौकत साहब जिक्र कर रहे थे, मतलब आप ऐसे ऐसे टारगेट एक्सेप्ट करते हैं। पूरी दुनिया में लोग IMF के पास, मुल्क IMF के पास जाते हैं, बट इतनी सख्त शराइत शायद ही कोई मुल्क होगा जो एक्सेप्ट करता होगा। डिफरेंट ममालिक का जो मैं कंपैरिजन देख रहा था कि मैक्सिमम 8 से 10 शराइत होती हैं IMF की डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए, और हमारे लिए 50+ शराइत हैं। मतलब ये हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, इसको सोचने की ज़रूरत है। क्या ऐसा तो नहीं है कि ये जो हमारे निगोशिएटर्स हैं ये अपने फ्यूचर की नौकरी के लिए जैसे IMF कहता है वैसे हाँ कर देते हैं? और जब तक आपके पास एक अच्छी फाइनेंशियल टीम नहीं होगी, मतलब कभी आप इकोनॉमिस्ट उठा के ले आते हैं, कभी आप बैंकर ले आते हैं, कभी आप मतलब आपने फाइनेंस को एक तमाशा बनाया हुआ है। अभी जैसे पिछले दिनों से बड़ी बात खबर बहुत गर्म थी कि शायद फाइनेंस मिनिस्टर साहब हमारे हॉट वाटर्स में हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या। हमें एक अच्छी फाइनेंशियल टीम की ज़रूरत है जिसमें टैक्स एक्सपर्ट भी हों, जिसमें इकोनॉमिस्ट भी हों और जिसमें बिजनेसमैन कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट भी हो, क्योंकि ये लोग बहुत पढ़े लिखे हैं बट ग्राउंड पे इनका एक्सपीरियंस ज़ीरो है, जॉब नॉलेज ज़ीरो है। इनके लिए सबसे आसान काम यही है कि GST 18% है, इसको 19% कर दें, सैलरी का टैक्स स्लैब जो है वो 29% है, उसको 35% कर दें, बजाय इसके कि आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को बढ़ाएं, तो उससे आप रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करें। आप एहसन साहब आपकी तरफ आता हूं वापस। खालिद साहब, ज़राई शोबे पर बात करें अगर, तो इस साल बदतरीन कारकर्दगी रही है उसमें भी, और 4.5% ग्रोथ टारगेट था जो कि सिर्फ 2.9% हासिल हो सका है। इतनी बड़ी गिरावट और फिर जो है वो अचीव भी नहीं कर सके अपना टारगेट, क्या वजह नजर आती है आपको? जी बहुत शुक्रिया आपका। आपको पता है कि 2-3 साल से पिछले से किसान मुसलसल जो है ना मुश्किलात का शिकार है। खासकर गंदम का इशू जो था वो 3 साल से 2 साल हो गए, गंदम का रेट ही नहीं मिल रहा था। गंदम मार्केट में हमारे पास वाफर मकदार में थी, लेकिन गवर्नमेंट पंजाब ने रेट बंद किया, फिर चारों सूबों ने बंद कर दिया। इसी तरह हमारी कपास की जो थी वो भी पैदावार कम होगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो सबसे बड़ा इस टाइम हमारा अहम इशू क्लाइमेट चेंज है, जिसकी वजह से हमारी फसलें जो है ना एवरेज कम आ रही हैं। और दूसरा गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसियों की वजह से, जिससे हमारे फार्मर्स को ना, हम आलू काश्त कर लेते हैं तो 2 रुपए बिकता है, मकई काश्त कर लेते हैं तो 2000 रुपए मन की बिकती है। जैसे आप फरमा रहे थे कि हम एक्सपोर्ट क्या कर सकते हैं हम, मैं कहता हूं कि इस टाइम इस मुल्क में एक्सपोर्ट करने के लिए सिर्फ ज़राअत बची है। जो चावल
भेज सकती है, हम आम भेजते हैं, किन्नू भेजते हैं, और बाकी गवर्नमेंट अगर हमारे साथ बैठ जाए तो 10 अरब डॉलर की किसानों की चीजें जो ज़राअत से मुल्क है, इस दफा 3 अरब डॉलर की काटन बाहर से मंगवाई है। तो ये कैसे मुल्क चलेगा? 1 अरब डॉलर के लिए तो हम भीख मांग रहे होते हैं, तो 10 अरब डॉलर की हमने बाहर से चीजें मंगवाई हैं जो कि पाकिस्तान का किसान पूरा कर सकता था। लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट की नाकसपली से डीजल 400 रुपए जो है, डीएपी 17,000 रुपए, यूरिया, तो किसान कैसे काश्त करेगा? हम जो 10 एकड़ काश्त करते थे हम 5 एकड़ पे आ गए। 5 एकड़ पे भी अल्लाह गवाह है कि 2-3 साल से हर एकड़ पे गंदम हो गया, कपास हो गया, मकई हो गई, जो भी आप फसल काश्त करते हैं, आप बैठे हैं कि हर चीज महंगी हो गई। अब 4 साल पहले मेरे कार्टन का 9,000 रेट था, आज 6,000 है। डीएपी पे 4 साल पहले 13,000 की थी, आज 17,000 की है। मकई 4 साल पहले 3,500 की थी, आज 2,000 है। हमारा रेट कम हो गया और बाकी हर चीज जो हमसे जुड़े लोग थे वो अरबों रुपए में चले गए। जैसे कि आपने देखा है कि गन्ने की फसल की इस बार पैदावार बढ़ गई। वो इसलिए बढ़ गई भाई कि वो गन्ने की मिलें गवर्नमेंट की हैं। जो हमारा कॉटन का एरिया था उस पे अलाउ ही नहीं था कि गन्ना काश्त कर लें, लेकिन एक जिसकी शुगर मिल थी, इस अगले साल उसने 2 लगा ली हैं, बल्कि 3-3 यूनिट लग गए हैं। तो गन्ने की सिर्फ पैदावार इसलिए बढ़ी है, बाकी सबकी कम हो गई। और गन्ने का भी अभी कहते हैं कि 89 लाख ठीक है, साथ ही रहेगा। उस्मान साहब को गुफ्तगू में ऐड कर लेते हैं। उस्मान साहब, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने और सनअती शोबे में जो गिरावट हुई है उसको तेज करने के लिए आपके पास क्या तजावीज़ हैं? जी देखिए, पहले जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया कि हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने की तजावीज़ देते रहे हैं। हमने पूरा साल गवर्नमेंट के साथ, एफबीआर के साथ, एसआईएफसी के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ इंटरेक्ट किया है। हमारी उसमें देखिए तजावीज़ ये हैं कि ओवरऑल आपने अगर ग्रोथ को बढ़ाना है और इंडस्ट्री को आपने आगे लेके जाना है तो देखिए बजट तो आ जाएगा, रिवायती होगा, आईएमएफ की प्रेशर्स में होगा, नहीं होगा, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हम कोई बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस वक्त आईएमएफ की मौजूदगी में। लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर चाहेंगे कि अगर आगे हमने ग्रोथ देनी है, इंडस्ट्रियल सेक्टोरियल ग्रोथ, इसके साथ साथ ज़र मुबादला कमाना है, तो हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी की इस वक्त शदीद ज़रूरत है। जो हम बात करते हैं क्लैरिटी ऑफ पॉलिसी की, कि हमें एक लॉन्ग टर्म सेक्टोरियल पॉलिसी मिलनी चाहिए। इस वक्त एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे काम हो रहा है, हारून अख्तर साहब उसको तैयार कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस मीटिंग में भी कहा कि वो जल्दी आने वाली है। देखिए, वो हमें इस वक्त देना बहुत ज़रूरी है। हमारी आज भी बात होती है कि सोलर की पॉलिसी 2 साल पहले क्या थी, आज क्या है। डिफरेंट सेक्टर्स को हम देखते हैं, वो हर आने वाली गवर्नमेंट के साथ पॉलिसी शिफ्ट हो जाती है। लिहाजा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं है, ना ही डोमेस्टिक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है, ना ही फॉरेन इन्वेस्टर का है। जब तक पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं होगा, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमें नहीं मिलेगी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं आ सकती। बजट आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हर साल चले हम ट्वीक भी कर देंगे, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म रोड मैप चाहिए। देखिए, बांग्लादेश हम कहते हैं हमारी इंडस्ट्री चली गई, वहाँ क्या हुआ, हम उसको एनालाइज करें। वहाँ पे भी हमारी तरह की मामला थे, पॉलिटिकल जो है वो फ्रेजाइल सिचुएशन थी, लेकिन उन्होंने सेक्टोरल पॉलिसीज़ थी, अपने टेक्सटाइल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, आईटी, तमाम को उन्होंने एक रोड मैप दिया और उस रोड मैप के तहत इंडस्ट्रीज मूव करती हैं। आज बांग्लादेश में एक जो आपका एक्सपोर्ट का कंटेनर है, उसको एम्बुलेंस का दर्जा हासिल है। लोग सड़कों पे उसको रास्ता देते हैं कि ये बंदरगाह पे पहुंचेगा तो हमें जो है वो डॉलर मिलेगा। पूरा एक इकोसिस्टम उसको सपोर्ट करता है, तब जाके काम होता है। सिर्फ हुकूमत के कहने से, पूरा इकोसिस्टम सपोर्ट करता है। उस्मान साहब साथ ही रहेगा। तो एहसन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ ब्रेक के बाद आपसे करते हैं। अब कल बजट पेश होने जा रहा है सर, तो आपको ये बजट आवाम के लिए कितना मुश्किल नज़र आ रहा है और क्या इसमें फ़ायदा होगा आवाम के लिए आपके ख्याल में? उमर, आवाम के लिए फ़ायदा तो मुझे तो कोई ख़ास नज़र नहीं आता। बस जो भी बजट होगा बस किसी पे छुरी चलेगी। कोई उम्मीद है इस दफ़ा को थोड़ा सा सैलरीड क्लास को रिलीफ मिलेगा। कोई जो सुपर टैक्स है उसमें शायद 1 से 2% कमी की जाए। उसके बाद उम्मीद है, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, रियल इस्टेट सेक्टर को शायद थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा, उसका ट्रांजैक्शन टैक्स कम किया जाएगा। आखिर 4 साल उसको स्ट्रेस में रखने के बाद एक रियल इस्टेट की इंडस्ट्री को, मतलब आप कह लें बिल्कुल चोक करने के बाद, और वो भी कोई रियल इस्टेट से मोहब्बत में नहीं, जो हमारे पास इतलात हैं कि इंडस्ट्री की तरफ से भी हुकूमत पे प्रेशर आया कि आप सीमेंट, स्टील और जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स हैं कि आप, गवर्नमेंट का ये काम है कि वो मुल्क में डिमांड क्रिएट करवाए। तो जिसकी बेस पे वज़ीर-ए-आज़म ने अपना घर स्कीम भी लॉन्च की और जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का घर भी शामिल है 5% के लोन पे।
तो इस किस्म का मिक्स किस्म का बजट होगा। IMF के प्रोग्राम में रहते हुए कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, और स्पेशली इस किस्म के बाबूज जो अभी अपनी नौकरियों के चक्कर में बैठे हुए हैं, तो फिर तो बिल्कुल भी, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया, आप रिलीफ को ज़्यादा को ख़ास तवक्को मत रखें। ठीक है, एहसन साहब साथ रहेगा। खालिद बाट साहब, अब इस वक्त किसान क्या सोच रहा है, काश्तकार क्या सोच रहा है, और उसके लिए ज़राई शोबे में ऑपरेट करना कितना मुश्किल हो गया आपके ख्याल में? जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की माशियत का ज़राअत का हिस्सा तकरीबन 24% है, और 40% वो लोग हैं जो ज़राअत के साथ जुड़े हुए हैं। और पाकिस्तान के देही इलाकों में जो आबादी है वो 61% है। तो आप देखेंगे कि 61% लोग जो हैं वो इस टाइम मुश्किलात का शिकार हैं। अल्लाह गवाह है कि हमें हर महीने में एक दफ़ा पानी, पहले 3 दफ़ा मिलता था। जहाँ नीचे का कड़वा पानी है, तो हम आप गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आपने बजट में पैसे रखने हैं, 2-3 चीज़ें हैं जो इस टाइम बहुत अहम है। एक, जहाँ हमारे जैसे सूबे चल रहे हैं, बलूचिस्तान है KPK में, जो अमन अमान की सूरत खराब है, उस पर पैसा लगाएं। दूसरा, ज़राअत पे खासतौर का डैम बनाएं। क्लाइमेट चेंज के हवाले से पैसे गवर्नमेंट रखे, जिससे उनके लिए, हमारे लिए सीड, इस अब 52 टेम्परेचर है जनूबी पंजाब में, वहाँ काटन का पौधा निकलता है, जल जाता है। तो मैं गवर्नमेंट से उम्मीद रखता हूँ और अपील करता हूँ प्राइम मिनिस्टर और चारों सूबों से कि खासकर आपने क्लाइमेट को देखते हुए किसानों के लिए सीड के लिए पैसे रखें। दूसरा, सोलराइज करें क्योंकि बिजली मौजूद नहीं है। तीसरा, खासकर जो हमारे खादों के रेट हैं वो 17-18 हज़ार एक बैग का आता है, वो कैसे अफोर्ड कर सकेंगे। तो मैं तमाम गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि कभी वो कार्ड दे रहा है, कोई कर्जा दे रहा है, हम भीख नहीं मांगते गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंटों से। हम सिर्फ अपनी फसल का रेट मांगते हैं कि हमारी फसलों का सही रेट दिया जाए। हमें कोई कार्ड, कोई चीज नहीं चाहिए। हम अपने खुद चीजें, ट्रैक्टर भी खुद खरीदेंगे और सब चीजें खुद करेंगे। लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट में जो अच्छा बाट साहब, इस बार भी प्रेडिक्शन ये है कि गुज़श्ता साल से 30% ज्यादा, बाट साहब इस साल भी खबरें ये हैं कि गुज़श्ता साल से 30% ज्यादा बारिशें इस बार होंगी। तो क्या कंसर्न्स हैं किसानों के, क्या तैयारियां की गई हैं, क्या बातें हुई हैं, आपकी नेगोशिएशंस हुई हैं गवर्नमेंट के साथ मामलात को ठीक तरीके से टैकल करने के लिए? देखिए जी, हमारे दोस्त एक ताजर भाई बैठे हैं। ताजर तो या बिजनेसमैन या इंडस्ट्री वाले तो मिल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से और CM से। गवर्नमेंट, हम किसानों को कहाँ बुला के पूछते हैं कि उन्होंने क्या लेना है। वो बस ये स्कीमें आजकल चल रही हैं कि गवर्नमेंट पंजाब कहती है कि हम जो है ना, आजकल जो सब्जियां हैं वो लगाएंगे दरख्तों, छतों के ऊपर। सर, आजकल सब्जियां जो है वो छतों के लिए 5 अरब रुपए बजट हुआ है। हमारी सब्जियां 2 रुपए कोई आलू नहीं लेता, सब्जियां हमारी जमीनों में पड़ी हैं। मैं हैरान हूँ कि इस टाइम जो बजट बनाने वाले हैं, और खासकर जो हमारी हुकूमतों के CM है, चारों सूबों के, और PM है, वो अपने मशीरों से एडवाइस लें कि अगर ज़राअत 61% आबादी आपकी ज़राअत की है, सबसे ज्यादा 5 अरब रुपए के करीब हम चावल बेचते हैं, किन्नू बेचते हैं, आम बेचते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिससे ज़रा मुबादला आता है। बजाय ज़रा मुबादला आने के, अल्लाह गवाह है कि इस साल 10 अरब डॉलर की इन्होंने दालें मंगवाई हैं और बहुत सारी चीजें और मंगवाई हैं जो ज़राअत से जुड़ी हुई थी। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि अगर किसानों को आप दे दें, इस टाइम क्या मेरे भाई बैठे इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री कैसे चलेगी? आप 50 रुपए यूनिट पे इंडिया का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का कैसे मार्केट में मुकाबला कर सकते हैं? जब तक आपको डीजल सस्ता ना मिले, खासकर किसानों का, हमारा भी कंपटीशन है। हम अगर माल बाहर भेजते हैं तो इंडिया में उनको डीजल सस्ता मिल रहा है, खाद सस्ती, उनको खाद 1300 की है, मुझे 5000 की है। उनका डीजल 9 रुपए, मेरा डीजल 400 है। तो मैं कहता हूँ कि हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे, हम अपनी गजाई किल्लत भी पूरे करेंगे और आपको जरा मुबादला भी कमा के देंगे। लेकिन 3 चीजें हैं, क्लाइमेट चेंज है, आप बिजली पे सोलर कर दें, डैम और कैनाल्स को अगर आपने काम ना किया तो किसान अगले साल में, जिस तरह आपने बारिशें फरमाई है, और सैलाब पे अगर गवर्नमेंट ने काम ना किया तो अगली दफा जो अभी बजट आपको पता है 4.2 इन्होंने पूरा करना था, वो 2.9 हुआ है, और अगली दफा तो आप देखना कि इससे भी कम होगा। ठीक है, बाट साहब एहसन साहब को शामिल कर लेते हैं गुफ्तगू में। एहसन साहब, जिस तरह से बाट साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि किसानों के साथ कोई बात नहीं करता और मामला बहुत ही ख़राब हैं, जिस तरह बारिशें भी अगली बार ज़्यादा होंगी और कोई रोड मैप अभी तक तैयार नहीं किया गया, फिर ग्रोथ के हवाले से हमने अपना टारगेट भी अचीव नहीं किया।
तो जिस तरह से आपने पहले जिक्र किया कि चौथा बजट है इस गवर्नमेंट का, तो इकोनॉमिक मैनेजमेंट पे आपके ख्याल में 3 ऐसी बड़ी खामियां जो इस गवर्नमेंट ने अब तक की हैं वो कौन सी हैं? उमर भाई, सबसे बड़ी खामी तो यही है जो खालिद साहब ने कही है कि इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि ये कंसल्टेशन में नहीं जाती। ये अपने आप को अकले कुल समझते हैं। ये इम्पोर्टेड लोगों को बाहर से बुला लेते हैं कि जी आप हमारे मुल्क को आके ठीक करें, हमें आइडियाज़ दें, क्योंकि आप लंदन से पढ़ के आए हैं, आपने पुरानी दुनिया की इकॉनमी, पूरी दुनिया की इकॉनमियों को देखा है, तो शायद आप पाकिस्तान की इकॉनमी भी ठीक कर लेंगे। पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ के पुराने एफबीआर के मुलाजमीन डिफरेंट मुल्कों में जाके उनकी इकॉनमी को बेहतर कर रहे हैं, बट यहाँ का जो मुलाजिम है वो उसको आइडिया ही नहीं हो पा रहा कि वो कैसे बिजनेस को ग्रो करवाए, कैसे एग्रीकल्चर को लेकर चले। पाकिस्तान में पहले नंबर पे एग्रीकल्चर आती है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, और सेकंड नंबर पे रियल एस्टेट और हाउसिंग आती है। आपने उन दोनों का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। आप इस वक्त 8 से 10 बिलियन की फूड आइटम्स इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं एग्री करता हूं अपने किसान भाई के साथ कि भाई आप यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट करने को तैयार ही नहीं है, और आपके जो मैकेनिज्म हैं वो समझ से बालातर हैं। और जब आईएमएफ के पास आप बैठते हैं या प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते हैं ऑस्टेरिटी की, तो वो ऑस्टेरिटी अवाम के लिए है, इन खवास या सेक्रेटरीज के लिए नहीं है। इनके पास 4-4 गाड़ियाँ भी होंगी, इनके लिए मोटरवे पे स्पीड लिमिट भी कोई नहीं होगी। सब चीज़ें कदगने अवाम के लिए हैं। अभी हम तो सिंपल कल का वेट कर रहे हैं कि कल जब बजट पेश होता है, अगर उसमें जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना बताया है या हमारे नॉलेज में जो चीज़ है कि वो हाउसिंग सेक्टर को प्रमोट करना चाहते हैं और वो ट्रांजैक्शन टैक्सेस को कम करेंगे, अगर उसका इम्पैक्ट कल नज़र अच्छा, अब एहसन साहब, अब जिस तरह से आपने कहा कि आईएमएफ के कहने पर बजट बनता है, तो आईएमएफ फिर इन तमाम चीज़ों को देखता नहीं है, बताता नहीं है कि किस तरह से क्या होना चाहिए? उमर भाई, प्रॉब्लम पता है क्या है? मैंने अभी जैसे पिछले आपको सेगमेंट में बताया कि पूरी दुनिया में डिफरेंट ममालिक लोन लेते हैं, और उनके लिए लोन लेने की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, आप भी उनको वेरीफाई कर लीजिएगा, वो मैक्सिमम को 10 पॉइंट्स होते हैं कि आपने वो सीरियल टेक करने हैं। हमारे कोई 50 से प्लस हैं, और उसके बाद हमारे जो लोग निगोशिएशन करने जाते हैं आईएमएफ के साथ, वो या तो अपने किसी इंटरेस्ट में उन्हीं की मानते रहते हैं, या इतने ये झूठ बोल चुके हैं आईएमएफ के साथ कि आईएमएफ कहता है नहीं, जो एग्जिस्टिंग आपकी टैक्स पेयर कम्युनिटी है या क्लास है, आप उसी को चार्ज करें। एहसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खालिद बाट साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल बजट पेश होने वाला है और आवाम की हुकूमत से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। अब देखना ये है कि एक्सपेक्टेशंस पूरी होती हैं या नहीं। और अली हसनैन साहब माहिर माशियात हैं, इन्होंने मैं ज्वाइन किया है, इनसे इस बजट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अली साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो इकनॉमिक सर्वे जारी हुआ है, बहुत से टारगेट जो हैं वो मिस हो गए हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो कारकर्दगी रही है पिछले साल की इस गवर्नमेंट की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम ये कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं थी, ये कोई सरप्राइज़ नहीं थी। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो जिस तरह हुकूमती ज़राए ने बार बार इस चीज़ को हमें हमारे रिमाइंड किया है कि एक पूरे रीजन के अंदर जो मसाइल चल रहे हैं, जंग चल रही है, उससे हम सब के सामने कि उससे इकॉनमी डिस्टर्ब हुई है। लेकिन हमारा अगर हम पीछे 4-5 साल का तज्ज़िया करें तो हमारी मईशत स्टेबलाइजेशन के पीछे ग्रोथ की तरफ नहीं जा रही थी। अब स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत ये थी कि हमारे कर्ज़े इतने बढ़ चुके थे कि उनको संभालने के लिए इन्होंने जो इक़दाम लिए वो पहले और दूसरे साल के अंदर तक तो समझ आए कि वो ज़रूरी थे इस वक्त। लेकिन उस स्टेबिलिटी का कोई फ़ायदा नहीं होता अगर आप उस टाइम के अंदर कोई इस्लाहात नहीं कर रहे। और जो बुनियादी इस्लाहात जो हम रोज़ आप टीवी के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह कि आपका टैक्स नेट हो गया है, जिस तरह आपके एक्सटर्नल सेक्टर, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की जो ज़रूरत है,
सबसे बड़ी और बुनियादी बात यह है कि जो हमारी गलतियां थीं, जिसकी वजह से हम 2013-14 से लेकर हमारी एक कहानी शुरू हुई गलतियों की, जो 2018 में बढ़ी, 2022 में फिर मज़ीद बढ़ी। हमने अभी तक इसके ऊपर कोई कंसेंसस नहीं क्रिएट किया कि वो गलतियां क्या थी। तो उन गलतियों से हम सीख नहीं रहे, और एज अ कंट्री जो है हमारा एक हमारी सिमत ठीक नहीं चल रही, हमारे अंदर एक सियासी वो कह लें ओनरशिप नहीं क्रिएट हो रही कि वाकई कोई तकलीफदेह इक़दाम लिए जाएं। अच्छा अली साहब, जिस तरह से वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने बोला कि माशी ग्रोथ का जो टारगेट है पूरा इसलिए नहीं हुआ कि ईरान जंग के मामला चल रहे थे, तो आपको लगता है कि क्या वाकई यही बुनियादी वजह है जिसकी वजह से माशी ग्रोथ का टारगेट पूरा नहीं हो सका, या कोई और मुहर्रिकात हैं, कोई और वजह थी, मिस मैनेजमेंट थी जिसकी वजह से नहीं हो पाया? नहीं, अगर आप इसको देखें तारीखी पस मंज़र के साथ देखें तो हर साल, ये आज से नहीं, 15-20 साल का मैंने डेटा खुद देखा हुआ है कि हर साल जो टारगेट आता है उससे हम औसतन कोई 1% कम ग्रो करते हैं। तो टारगेट हमेशा ज़्यादा पॉजिटिव होता है और एक्चुअल कम होता है। तो उसके मुकाबले में तो इस दफ़ा ठीक है। मसला ये नहीं है कि हम 3.7 या 4% पर है। मसला ये है कि 4% छोड़े, इवन 5% जो है वो एक अनएक्सेप्टेबल ग्रोथ रेट होना चाहिए पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान, कोई वजह नहीं है अगर हम अपने अंदर इस्लाहात करें कि हम भी दूसरे मुल्कों की तरह 7-8-9% के ऊपर नहीं ग्रो करें। लेकिन जब तक वो एपेटाइट नहीं बनेगी उन इस्लाहात की, हम हर साल थोड़ा थोड़ा अपने रीजन के, अपने पीयर ममालिक के पीछे होते जा रहे हैं, और हमारे और उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप बढ़ता जा रहा है। इसके अंदर बुनियादी तौर पे हमारे जो ताकतवर कह लें सरबराह है, हमारे सियासी सरबराह हैं जो हैं, जो हमारे इदारों के सरबराह हैं, उनको इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है कि जब तक हम एक बिजनेस एज यूजुअल से निकल के कोई एक्चुअल पेनफुल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो पाकिस्तान मज़ीद डिक्लाइन की तरफ चलता रहेगा। अच्छा अली साहब, इस साल भी 35 अरब डॉलर एक्सपोर्ट का टारगेट पूरा नहीं हुआ और सिर्फ 28 अरब डॉलर तक हम पहुंच सके हैं, तो कितना अलार्मिंग है, कितना परेशान कुन सूरत हाल पैदा हो सकती है आने वाले दिनों में इस टारगेट का अचीव ना होने से? देखिए, अलार्मिंग सिचुएशन ये आज की नहीं है। पाकिस्तान 90 की दहाई में पाकिस्तान 15% एक्सपोर्ट करता था अपनी पैदावार, और आज 8% करता है। उसके अंदर से एक बड़ा चंक जो हमारी एक्सपोर्ट का ख़राब हुआ वो 13 से 18 के ज़माने में था। जब आप डॉलर को सस्ता रखते हैं तो एक्सपोर्ट आपकी ख़राब होती है, और हमने 13 से 18 के अंदर उस वक्त पे उनकी पिछली हुकूमत 13 की हुकूमत जो थी उसमें तकरीबन 13% ऑफ GDP एक्सपोर्ट होता था। उस हुकूमत के एंड तक 8% एक्सपोर्ट होता था, और अभी भी हम उधर ही खड़े हैं। हमारे अंदर हमारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, हमने गलत किस्म की इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, हमने डॉलर के ऊपर पॉलिसीज़ ठीक नहीं बनाई। तो जब आप ये बुनियादी चीज़ें नहीं ठीक करेंगे, और उसके बाद जो दीगर मसाइल हैं, जिस तरह के आपकी महंगी बिजली है, आपके सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, आपके लॉजिस्टिक्स के इश्यूज़ हैं, वो तो उसके ऊपर हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर आप एक्सचेंज रेट और टैरिफ पॉलिसीज़ को ठीक रखें, और एक सस्टेन्ड एक्सपोर्टर को एक एनवायरनमेंट दें। वो चीज़ मिसिंग है, और ना सिर्फ मिसिंग है, मैंने हुकूमत के टॉप लेवल्स के ऊपर देखा है कि कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं है। यानी अभी तक ये बड़ा एक आम गुफ्तगू की बात है कि जी देखें, डॉलर जो है वो 100 से 300 पे चला गया, एक्सपोर्ट नहीं बढ़े। अब ये एक बुनियादी कंसेप्चुअल गलती है कि आपने इन्फ्लेशन, जब भी आप एक्सचेंज रेट देखते हैं तो आप इन्फ्लेशन उसमें से नेट आउट करके देखते हैं, जिसको हम रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहते हैं। अच्छा, उसको अली कंपैरिजन का हिस्सा नहीं साहब, बनाया बड़ी जाता। अलार्मिंग सिचुएशन आपने बयान की है। या इसी वजह से मैक्रो इकनॉमिक के हालात बहुत बुरे हैं हमारे मुल्क में, और तीन लगे आप बता दीजिए 3 बड़ी गलतियां क्या हैं इसके अंदर जिसकी वजह से हम अभी तक जो है वो मामला बेहतर नहीं कर पाए हैं? देखिए, सबसे पहले ये है कि और ये सब बातें बच्चे को ही बातें पता है। पहला है कि आपका टैक्स GDP रेशो इतना ख़राब है, आप इतना कम टैक्स कलेक्ट करते हैं कि आप अपनी हुकूमत चलाने के काबिल नहीं रहते। पाकिस्तान की जो डिफेंस नीड्स हैं, पाकिस्तान की जो डेट सर्विसिंग नीड्स हैं, ये पूरे रीजन की सबसे हाई हैं अगर आप इसको अपनी इकोनॉमी के बैलेंस में देखते हैं, राइट, जो परसेंटेज टर्म्स में देखते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे ऊपर लाजिम है कि हम अपना टैक्स बेस अच्छा बनाते, वो हमने बनाया नहीं, और हम इस मसले को सॉल्व करते हैं कर्जे ले लेकर।
तो हमारी डेट सर्विसिंग अब इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि डिफेंस के ऊपर भी वो असरअंदाज हुई है। डिफेंस भी अब उतनी नहीं, डिफेंस के ऊपर उतना खर्चा नहीं हो रहा परसेंटेज टर्म्स में जितना आज से 2 दहाइयाँ पहले होता था। हर चीज़ जो है वो आपके कर्जे के का शिकार हो गई है, लेकिन अभी तक डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ठीक है, यानी बेहतर साइड पर है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपना टैक्स टू जीडीपी रेशो बेहतर करते हैं तो आपके पास अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप अपने मुल्क को संभाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए लाजिम है कि आप टैक्स टू जीडीपी रेशो बेहतर करें, ये नंबर 1 है। इसका डायरेक्ट ताल्लुक है आपके ट्रेड सिचुएशन से, क्योंकि जब आप फिस्कल डेफिसिट रन करते हैं तो हम ट्रेड डेफिसिट जो कहते हैं कि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपके ट्रेड बैलेंस पे। आप एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे होते हैं। इसके ऊपर आप मजीद अपने ऊपर एक जो चीज़ हमने हावी की हुई है कि हम समझते हैं कि डॉलर महंगा हो जाएगा तो क़यामत आ जाएगी। और अगर आप सक्सेसफुल मुल्कों को देखें जिन्होंने अपने एक्सपोर्ट सेक्टर्स बनाए हैं, उन्होंने जान के डॉलर को महंगा रखा, तो हमने उस पॉलिसी को कंसिडर नहीं किया। थर्ड, जो हमारी इंडस्ट्रियाँ, जो सनतकारी हम करते हैं, उसको हमने इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट किया हुआ है, कई इंडस्ट्रीज़ को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट किया हुआ है कि कंपटीशन ना आ जाए, कि जो आपका सरमायादार है वो बजाय इसके कि वो एक्सपोर्ट की इंडस्ट्रीज़ को कंसिडर करे, वो कहता है कि यार इससे बेहतर है जब हुकूमत मुझे कंपटीशन से बचा के पाकिस्तान में मोनोपोली या एक छोटी कंपटीशन की स्पेस दे रही है तो मैं पैसा यहाँ कमा सकता हूँ, आसान है। तो ये 2-3 तो चीज़ें बड़ी बुनियादी हैं। और इसके बाद चौथी चीज़ जो इसी लेवल की अहमियत रखती है वो ये कि दूसरे मुल्कों के अंदर आपकी तहसील लेवल की जो हुकूमत होती है उसके पास पावर होती है कि अपने फैसले खुद करे, डेवोल्यूशन सही मानों में जिसको कहते हैं, वो अपना डिसाइड करते हैं, वो अपना पैसा खुद लगाते हैं। आप पंजाब की अगर मिसाल लें तो मतलब फी कस अगर आप देखते हैं एक बंदे के लिहाज से जो देखते हैं, उसके ऊपर पंजाब में दूसरे ज़िलों के मुकाबले में लाहौर में 2.5 गुना ज़्यादा खर्चा होता है। और इसका कोई जवाज़ नहीं है, क्योंकि जो लाहौरी है वो औसतन बेहतर हालात में है जो बंदा भक्कर के किसी गांव में बैठा हुआ है, जो किसी और आपके सदर्न डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ है उससे। यानी अदल का मतलब आपके ख्याल में डिवीजन प्रॉपर नहीं है? जी, डिवीजन प्रॉपर नहीं है। अगर डिवीजन प्रॉपर हो जाए तो फिर मामला बेहतर हो सकते हैं। सिर्फ डिवीजन की बात नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपने उधर के लोगों को देनी है और उनको जवाबदेह बनाना है। जब तक जब आपने सारी चीज़ें फैसले करने सूबों के कैपिटल्स के अंदर, तो फिर हर सूबे के अंदर यही हो रहा है कि वो चीफ मिनिस्टर इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है कि आपके जो अजला हैं, जो आपके तहसीलें हैं, उसके अंदर वो वहाँ जो ब्यूरोक्रेट बैठे हैं वो भी रिलैक्स होता है, क्योंकि वो वहाँ के लोगों को जवाब दे नहीं है। तो ये आज के मसले नहीं, ये बड़े बुनियादी मसले हैं और इनके ये हमें आज से नहीं, मैं आपको दिखा सकता हूँ 80 की दहाई में, 70 की दहाई में, 90 की दहाई में इकोनॉमिस्ट तब भी लिखते थे कि यार इन चीज़ों को ठीक कर लो। और सिर्फ इकोनॉमिस्ट नहीं, दुनिया से लीडरान जो हमारे मुल्क के दोस्त थे, उन्होंने आके हमें ये नसीहतें की हैं और हमारे आज के हुक्मरानों को नसीहतें की हुई हैं, लेकिन हमने उसको ठीक नहीं किया। ठीक है अली हसनैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त कम हो रहा है और अब देखना यह है कि कल जो बजट पेश होता है उसमें आवाम के लिए क्या रिलीफ लेके आती है गवर्नमेंट, इन मुश्किल हालात को मद्देनज़र रखते हुए। एक्सपेक्टेशंस हमारी यही है कि मामला बेहतर होंगे और आवाम के लिए कुछ बेहतर होने जा रहा है इस बजट के अंदर। मुझे इजाज़त दीजिए इस प्रोग्राम से। अल्लाह ने के बाद।